मनीष जी, 2 लोग पकड़े गए हैं, बल्कि 3 पकड़े गए हैं और ये एक बड़ी ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। और ये बड़ी महत्वपूर्ण और ये कार्रवाई अभी यहाँ रुकेगी नहीं। पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली के जिस एहसानुर रहमान उर्फ दानिश से ज्योति संपर्क में थी, उसे ही 13 मई को जासूसी के आरोप में पर्सोना नॉन ग्राटा के तहत देश छोड़ने का आदेश दिए गए थे। वह करतारपुर कॉरिडोर के जरिए पाकिस्तान जाकर वहां की इंटेलिजेंस से जुड़ा था। हरियाणा के कैथल से पकड़ा गया। ये ऑपरेशन सिंदूर की दे रहा था जानकारी। इन सब जितने चुट्टे चमार है ना, ये चुट्टे चिरकुट जितने हैं, इन चुट्टों ने क्या किया, अभी हाल में सबका राष्ट्रवाद जगा और सनसनीबाज का जगह। पारा ने एक नया चैनल बना लिया कि कहीं सरकार यदि बंद कर देगी तो सनसनीबाज ने अलग बना लिया। सर, आज खबर देशघाती देशद्रोहियों के नाम सामने आए। सोशल मीडिया पर सक्रिय कुछ लोग, कुछ यूट्यूबर्स, कुछ ब्लॉगर्स, लोग समझते हैं चलो कोई यात्रा ब्लॉग बना रहा है, ट्रेवल ब्लॉगर बहुत सारे हम और आप देखते हैं। कई बार हमें कहीं यात्रा करना होता है तो हम देखते हैं भैया फलाना जगह जो है वो कैसा है, क्या सुविधाएं हैं। तो कुछ ब्लॉगर्स, आजकल यूट्यूब पे सब कुछ उपलब्ध है, बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर हैं, तो लगता है चलो ये ब्लॉग बना रहे हैं, ये कहीं अलग अलग देश घूमते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी नौकरी छोड़ छोड़ के ब्लॉगर बन गए, दुनिया घूम रहे हैं, पैसा की भी कमा रहे हैं और घूम भी रहे हैं। आज पता चला कि एक सामान्य ब्लॉगर, मतलब 3 लाख सब्सक्राइबर था उस महीने का, सरकार की नजर एजेंसियों की थी। पता चला वो पाकिस्तान के लिए वो महिला जासूसी करती थी। उसके बाद जब खुलने लगा, उसका नाम ज्योति मल्होत्रा है, उसके कई वीडियो सामने आने लगे। ये क्या शुरुआत है? आगे बड़े बड़े खलिहर खैरातियों के भी नंबर आने की उम्मीद लग रही है, क्योंकि हम सबको तो सर उन्हीं लोगों पे उम्मीद थी कि ये लोग पकड़े जाएंगे, लेकिन शुरुआत तो यहां से हुई। मनीष जी, 2 लोग पकड़े गए हैं, बल्कि 3 पकड़े गए हैं और ये एक बड़ी ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। और ये बड़ी महत्वपूर्ण और ये कार्रवाई अभी यहाँ रुकेगी नहीं। दर्शक, जरा इस ज्योति मल्होत्रा के विषय में जान लें पहले, तो आसानी होगी आपको ये कैसे पकड़ी गई और कैसे पाकिस्तान पेनिट्रेट कर चुका है हिंदुस्तान के अंदर, और कैसे हिंदुस्तान की बाहों में सांप और नागिन पल रहे हैं। ये है ज्योति मल्होत्रा। इसकी शक्ल देख लीजिए इस गद्दार की। ज्योति मल्होत्रा यूट्यूब पर, इसका चैनल का नाम ही बोलूंगा मैं, कि नाम से एक चैनल बना हुआ है। 2023 में पासपोर्ट बनवाने के लिए वह दिल्ली में पाकिस्तान जाने के लिए वीजा बनवाने के लिए पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली गई थी। वहां पर एहसानुर रहीम उर्फ दानिश से उसकी मुलाकात हुई। ज्योति ने दानिश का मोबाइल नंबर लिया था। उसके बाद ज्योति की दानिश से बातचीत होने लगी। वीजा पर जब वह पाकिस्तान गई तो उसने दानिश के कहने पर पाक निवासी अली आहवान से मुलाकात की। अली आहवान ने ही पाकिस्तान में उसके रुकने, ठहरने और घूमने की व्यवस्था कराई। उस दौरान आहवान से भी वह बातचीत करने लगी। यह सिलसिला निरंतर जारी रहा। पाकिस्तान में रहते हुए उनसे ज्यादा संपर्क हुआ और फिर उसकी मुलाकात पाकिस्तान सुरक्षा एजेंसी और इंटेलिजेंस के अधिकारियों से करवाई गई। यहीं से उसका संपर्क ISI के अधिकारियों से गहरा हुआ। ज्योति मल्होत्रा ने पुलिस पूछताछ में बताया कि इंटेलिजेंस और पाकिस्तान सुरक्षा एजेंसी के अधिकारियों से मिलने के साथ ही उसकी मुलाकात शाकिर और राणा शहबाज से भी करवाई गई। नंबर का आदान प्रदान होने के बाद वह वापस भारत आ गई, मगर उसका संपर्क इनसे नहीं टूटा। फोन पर बातचीत होने के साथ वह इंटरनेट मीडिया के माध्यम से उनसे संपर्क में रही। परिवार, दोस्तों और किसी अन्य को शक न हो, इसलिए उसने शाकिर का नंबर भी जट रंधावा के नाम से सेव किया। भारतीय नाम होने के कारण कभी फोन आने पर किसी को शक भी नहीं होता था। वह शाकिर सहित अनेक पाकिस्तान के अधिकारियों व खुफिया एजेंसी के लोगों से अपने इंटरनेट के माध्यम से सूचनाएं देने लगी। भारतीय सेना की, भारत की सरकार की सूचनाएं वो पाकिस्तान पहुंचाने लगी। अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है, जिसके बाद उससे पूछताछ जारी है। उसने देश के खिलाफ क्या क्या सूचनाएं दुश्मन को दी है, ये जानकारी पुलिस उससे उगलवा रही है। जरा इसको देख लीजिए, जिसको चलते रहने दीजिए, दर्शक पहचान ले इस लड़की को। पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली के जिस एहसानुर रहमान उर्फ दानिश से ज्योति संपर्क में थी, उसे ही 13 मई को जासूसी के आरोप में पर्सोना नॉन ग्राटा के तहत देश छोड़ने का आदेश दिए गए थे। भारत सरकार ने भी 13 तारीख को इसको देश छोड़ने का आदेश दिया गया। इसके बावजूद ज्योति का लगाव उससे ज्यादा था। आलम यह था कि अब वह तीसरी बार पाकिस्तान जाने की तैयारी में थी। उसने वीजा के लिए अप्लाई भी किया था। परिवार के सदस्यों ने बताया कि वह वीजा के लिए दिल्ली जा रही थी। ज्योति मल्होत्रा कई देशों में ट्रेवल कर चुकी है। छोड़ दीजिए, इसके 3,21,000 फॉलोअर हैं इसके यूट्यूब पर। तो एक तो मनीष जी ये पकड़ी गई है।
और आज ही एक आदमी और पकड़ा गया है, और वो भी यूट्यूबर है। वो इसलिए नहीं है मनीष जी, इसको तो मैं जरा बाद में बताता हूँ। इसको तो मैं फॉलो कर रहा था, और अब जब ये पकड़ा गया है तब ये दंगा हुआ है कि दर्शक इसको समझे कि ये व्यक्ति है कौन, कि देवेंद्र सिंह ढिल्लन। हाँ, ये देवेंद्र सिंह ढिल्लन है सरदार। एक कैथल, ये भी हरियाणा का है, कैथल का है, और ये भी ब्लॉगर है, यूट्यूब बना के ब्लॉग बनाता था। और इसको भी आज बड़े पुख्ता सबूतों के साथ देश की एजेंसियों ने पकड़ा है। इसकी कुंडली अभी आपके सामने रखता हूँ। ये आस्तीन के सांप हैं। ये यूट्यूबर बने हुए थे, लेकिन ये काम क्या कर रहे थे देश के खिलाफ, इसको जानकर लोगों को क्रोध भी होगा, कोप भी होगा कि कैथल के मस्तगढ़ गांव का देवेंद्र सिंह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को जानकारी भेजने के आरोप में गिरफ्तार हुआ है। ये सरदार, वह करतारपुर कॉरिडोर के जरिए पाकिस्तान जाकर वहां की इंटेलिजेंस से जुड़ा था। हरियाणा के कैथल से पकड़ा गया। ये ऑपरेशन सिंदूर की दे रहा था जानकारी। और पानीपत के बाद अब कैथल से ही बड़ा खुलासा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को सूचना भेजने का ये मामला सामने अब आया है। और इस देवेंद्र सिंह कैथल को और दोनों आदमी एक साथ पकड़े गए हैं। वो बृहस्पतिवार की रात में पकड़ी गई, यानी परसों रात में पकड़ी गई है ज्योति मल्होत्रा। उसके बाद ये पकड़ा गया है। और एक इससे पहले ये पूरी चेन जुड़ती जा रही है। और आपको ये समझ में आएगा मनीष जी कि हरियाणा किस तरह से पाकिस्तान के जासूसों की गिरफ्त में फंसा हुआ था। कि इससे पहले मनीष जी कहाँ गया सर, हाँ, पानीपत में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के लिए 24 साल के नौमान इलाही को पकड़ा गया था। ये एक इसी हफ्ते पकड़ा गया था। यानी अभी इसके दो पहलू हैं कि ज्योति मल्होत्रा, देवेंद्र सिंह और वो नौमान इलाही, ये तीनों हरियाणा से पकड़े गए हैं और इसी हफ्ते पकड़े गए हैं। तो इसका मतलब सरकार कोई बहुत लंबा इनकी जांच कर रही थी और अब एक क्रैकडाउन इनके ऊपर शुरू हुआ है। और ये सब लोग यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनके समाज को प्रभावित कर रहे थे और देश की जड़ों में मट्ठा डाल रहे थे, देश की जड़ों में जहर डाल रहे थे। ये इनके पकड़े जाने के बाद सामने आया है। और अभी जब ये उगलेगी सच्चाई तो आगे इनका नेटवर्क और सामने आएगा। तो ये तो छुटभइये ऐसे थे जो आम चर्चा में नहीं है। हम लोग जो इशारा अक्सर करते रहते हैं कि जो लोग खुल करके, जिनके व्यूअरशिप, आपने कई बार एक मुद्दा उठाया सर कि पाकिस्तान में जो इनके व्यूअरशिप हैं, मुझे लगता है कि अलग से समझने की जरूरत होगी। ध्रुव राठी को गाली पाकिस्तान में पड़ने लगी क्योंकि ध्रुव राठी, इन सब जितने चुट्टे चमार है ना, ये चुट्टे चिरकुट जितने हैं, इन चुट्टों ने क्या किया, अभी हाल में सबका राष्ट्रवाद जगा और सनसनीबाज का जगह। पारा ने एक नया चैनल बना लिया कि कहीं सरकार यदि बंद कर देगी तो सनसनीबाज ने अलग बना लिया। उसके बाद ध्रुव राठी के लिए आया कि ध्रुव राठी ने पाकिस्तान को टारगेट किया, तो पता चला कि उसका लगभग 30 से 40% व्यूअर पाकिस्तान का है। तो वहां से गाली पड़ने लगी उसे। तो ये जो आप इशारा कर रहे थे कि पाकिस्तान, एक बार आपने कहा था कि पाकिस्तान में इन यूट्यूबरों का रीच खत्म कर दिया जाए, मतलब भारत का कोई भी यूट्यूबर, चाहे हम आप हों या कोई भी हो, उसका पाकिस्तान में रीच खत्म कर दिया जाए। यदि हमें भी देखा जाता है तो भाई हम अपने देश के लिए नैरेटिव बना रहे हैं। लेकिन ध्रुव राठी को गाली पड़ने लगी कि कमाते हो पाकिस्तान से। और ये कल वायरल हो रहा था, ये कमाते हो पाकिस्तान से और हमें गाली दोगे तुम, खराब तुम्हें हम दे रहे हैं। तो तब ये लग रहा है कि हम लोग यूं ही नहीं कहा करते थे। अब पाकिस्तान से सबूत आ रहे हैं कि जितने भारत द्रोही ये गैंग हैं, इन सबको पाकिस्तान से मोटा माल मिल रहा है। हम जो कहते थे ना कि एक समय वोट बैंक हुआ करता था, आज व्यूज बैंक हो गया है। तो ये लोग टारगेट करके करते हैं भारत द्रोह के लिए। एक समुदाय विशेष का आदमी हमारा व्यूअर है, चाहे वो भारत में है या पाकिस्तान में। तो सरकार, क्या आपको लग रहा है कि इस पे गंभीरता से नजर, क्योंकि ये लोग एकाएक तो नहीं पकड़े गए होंगे, महीनों से इन लोगों पर नजर होगी सरकार की। मनीष जी, जो बात हम लोग कहते थे उस बात को जरा मिलाइए कि पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ और हिंदुस्तान में भी मुसलमान 25-30 करोड़ रहते हैं, 30 करोड़ रहते हैं और पाकिस्तान से ज्यादा है। और अब जो सामने आया है कि ध्रुव राठी के जो व्यूअर हैं वो 40% पाकिस्तान में है। यही बात तो मैं कहता था कि वो, और उस बात का सिस्टम समझ लीजिए कि उसका कारण क्या है। तो पंचर साटने वाले, उनको तमीज नहीं है कि क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। मैं बोल रहा हूँ और लगातार इस बात को कह रहा हूँ कि और वैसा कोई सिस्टम भाजपा का नहीं है ना हिंदुओं का है
कि ये जो 10-12 यूट्यूबर हैं जिनको आप देखते हैं लगातार, जिनके व्यू 1 घंटे मतलब जब डालते हैं, जब उनका लाइव चलता है तो 2-3 हजार लोग देखते हैं, लेकिन उसके घंटे बर्बाद देखिए तो एकदम से 60 हजार, दूसरे घंटे में 3 लाख, चौथे घंटे में 7 लाख। ये क्यों होता है? मैंने आपको बताया था कि मस्जिदों में जो शुक्रवार का खुतबा होता है, उस खुतबे में इनको बाकायदे बताया जाता है कि तुमको ये यूट्यूब देखना है, तुम्हारी समझ में आए ना। ये लोग हमारे दीन की बात कर रहे हैं, ये हमारे एजेंडे की बात कर रहे हैं, ये गजवा हिंद की समर्थन है, ये समर्थक है लोग, तो वो चाहे देखें चाहे ना देखें, वो उसको देखकर 2-4 मिनट क्लिक करते हैं जाकर उन सारे वीडियो को। और अब जो मनीष जी ने अभी आपको बताया कि 40% पाकिस्तान से, तो इतना फर्क भी है, यहाँ थोड़े ज्यादा है, वहाँ थोड़े कम है, यहाँ वहाँ 25 करोड़ है, यहाँ 30 करोड़ है, तो इतना ही अंतर है। बाकी बराबर से वो जो मस्जिद का फतवा काम कर रहा है वो इनका सबसे मेन ग्राहक है। और इसीलिए मैंने कहा ना, भारत सरकार का झंझट खत्म हो जाएगा कि आकर खत्म करो तो कम से कम कुछ तो इनकी कमर टूटेगी। और इसमें किसी को आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए कि आपका यूट्यूब पाकिस्तान में नहीं देखा जाएगा, हम पाकिस्तान को बैन करते हैं, करें, लेकिन फिर वहां बिल्कुल, बात जैसे वही आ हमारे जाती है। टीवी चैनल वहां नहीं देखे जाते हैं, बॉर्डर इलाके के कुछ इलाकों में देखा जाता है, वरना हमारा टीवी चैनल वहां नहीं देखा जाता, बैन है। तो वैसे ही ये होना चाहिए, पूरी तैयारी इसकी होनी चाहिए सरकार को, क्योंकि अब तो खुल करके सामने आ गया है कि ध्रुव राठी जैसे व्यूअर्स जो यूट्यूबर्स हैं और उनके वैसे 30 से वैसे 40%। वैसे भी मैं मनीष जी बता दूं कि सरकार एक बड़ी गलतफहमी में है, अगर वो है इस गलतफहमी में कि सरकार को लगता है कि नहीं हमारा एजेंडा, हमारा निर्देशन वहां जाता है, तो मनीष ठाकुर क्या कह रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, या ऐसे और दर्जन यूट्यूबर क्या कह रहे हैं, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो एंटी इंडिया है वही वो सुनते हैं, वही उसको देखते हैं, और वो लोग वही लोग, उन्हीं लोगों को फर्क उन पे पड़ना है। तो क्यों आप जबरदस्ती थोपे हुए हैं देश के ऊपर? बंद करिए, जैसे सारे संबंध बंद है, तो भारत का यूट्यूब नहीं देखा जाएगा पाकिस्तान में, इसको कर दीजिए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि सरकार को इसे गंभीरता से लेना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार संभवतः ले रही होगी। हो सकता है इन महाराक्षसों को छूने में सरकार थोड़ी घबराहट में हो, उन्हें लगता होगा भैया कोई एक्सेसिव एक्सेसिव अवार्डी है, कोई। नहीं 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 मनीष जी, मैं सरकार की घबराहट की बात मानने को मैं कतई तैयार नहीं हूँ। ये केवल मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई जैसे आस्तीन के सांप ये है जो अभी 3 आज पकड़े गए हैं, वैसे ही कोई आस्तीन का सांप सरकार में बैठा है जो इन लोगों को बचा रहा है, इन लोगों को एक तरह से प्रश्रय दिए है। कल एक और घटना हुई जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन आज बता ही दूं कि वो जो इलाहाबादिया जिसमें महाराष्ट्र की सरकार की पुलिस, वो देवेंद्र फडणवीस की पुलिस जो बड़े गजब के हैं, देश का प्रधानमंत्री इनको बताया जा रहा है, जो 20 दिन तक रणवीर इलाहाबादिया को ढूंढ नहीं पाई थी, बंबई की पुलिस 25 दिन तक ढूंढ नहीं पाई थी, उस रणवीर इलाहाबादिया ने जाकर फिर पाकिस्तान की प्रशंसा की है। परसों बड़ी गाली उसको पड़ी है सोशल मीडिया पे, लेकिन सोशल मीडिया गाली दे रहा है, लेकिन बंबई की पुलिस नहीं जाग रही उसके ऊपर। उसको 20 दिन तक तब नहीं ढूंढ पाई थी, और अब भी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है। वो हमारे मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र के हैं, गजब के दिलदार आदमी हैं, और 25 दिन तक वो बंबई पुलिस असफल रही, बुरी तरह से इस इलाहाबादिया जोकर के सामने लेट गई, तब शर्म नहीं आई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को। तो अब भी क्या शर्म आएगी? वो बैठ के पाकिस्तान के भाड़ों की तरह गाने गा रहा था, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन महाराष्ट्र में नहीं हो रहा। तो इस तरह के आस्तीन के सांप, इस तरह के सांपों को पालने वाले सांप इस सरकार में भी बैठे हैं मनीष जी। अन्यथा ये सब सीधे हो जाए एक दिन के अंदर, 24 घंटे में दुरुस्त हो जाए, लेकिन हमारा आपका इस देश का खून जलाने का ठेका इस सरकार में बैठे दलालों के हाथ में है। वो दलाल बैठे हैं जिन्होंने इनको कहा कि जाओ अभयदान, कि हम यहाँ इस सरकार के अंदर हम इतने मजबूत हैं कि हम तुम्हारा बाल बांका नहीं होने देंगे। वो हम है, और हम आप गुस्सा होते हैं, क्या फर्क पड़ता है इससे? मैंने इसलिए ध्यान देना छोड़ दिया है, और ये निराशा की ओर ले जाने वाली स्थिति है। दर्शक अक्सर सवाल पूछते हैं, मैंने उसको टाल जाता हूँ। उसने खुल करके कहा, और मुझे बच्चे बता रहे हैं कि इलाहाबादिया ट्रोल हो रहा है कि उसने बाद में उसने ट्वीट डिलीट कर लिया। लेकिन समझिए इसका मतलब है कि शैतानी बिस्खोपरा किस कदर है। उसने एजेंडा तो चला लिया, कमाल तो पा लिया उसने, चल गया वो। और उसको पाकिस्तान में जिंदाबाद होनी थी, पाकिस्तान की जिंदाबाद उसने कर दी,
और महाराष्ट्र की सरकार अभी भी कुंभकर्ण की तरह सो रही है। महाराष्ट्र की सरकार को कतई कोई चिंता नहीं है। महाराष्ट्र की सरकार को, और मैं खुलकर बोले दे रहा हूं कि देवेंद्र फडणवीस को बस यह है कि मेरे ऊपर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हाथ है, तो मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इस आदमी ने पहले भी अपने रंग दिखाए थे सत्ता पाने के बाद, और आज ये सत्ता पाने के बाद दोबारा फिर अपने रंग दिखा रहा है कि अहंकार की चरम सीमा, कि जो देशघाती काम करेगा उसको भी मैं बख्शूंगा, और जो तुम्हें जो उखाड़ना हो उखाड़ लो। तो अब इसका फैसला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करे कि इस तरह के आस्तीन के सांप पाले जाएंगे क्या देश में। वो ध्रुव राठी जो जर्मन सेफर्ड है, वो तो चलिए जर्मनी में बैठा है, ये बंबई के अंदर बैठकर हिंदुस्तान की खोपड़ी में मूत रहा है आदमी, जिसका नाम है रणवीर इलाहाबादिया। और ये बता दूं, इलाहाबाद से इसका कोई लेना देना नहीं, ये अल्लाहवादिया है, इसका बाप अल्लाहवादी, यानी ये अल्लाह को मानने वाला अल्लाहवादिया, ये है इसका नाम। और वो हमारे महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कैसा मेहरबान है इसके ऊपर, ये आपने अभी देखा था जब इसने माँ बाप को गाली दी थी तब, और आज अब फिर देख रहे हैं। मैं सोच रहा था कि शायद कोई एक्शन हो जाए, नहीं हुआ मनीष जी, नहीं हुआ। बिल्कुल, इसीलिए कुछ लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने वो यात्री डॉक्टर के बारे में नहीं बोला। यात्री डॉक्टर है जिसको दिखा दीजिए। अच्छा, मैंने डाला था, अच्छी याद दिला दी। इस दुष्ट का नाम आ गया तो इसके हम लोग को जिक्र करना पड़ा। इस आदमी को मनीष जी, मैंने इसके 2-3 एपिसोड देखे पूरे, जिस समय ये पाकिस्तान में टहल रहा था, और उसी समय को मैंने कहा इसका क्या जिक्र करूं, उसी समय मुझे शक हुआ था कि ये ISI का एजेंट होगा या क्या होगा, तो मैं नहीं जानता। लेकिन ये आदमी भाड़ों की तरह, पाकिस्तान के भड़ुओं की तरह, जैसे पाकिस्तान ने भड़ुए पाले हो, पाकिस्तान के भड़ुओं और भाड़ों को ये मात दे रहा था। ये आदमी इस कदर प्रशंसा कर रहा था, और ये इतना ज्यादा गिर गया था पाकिस्तान के तलुए चाटने में कि इसने पाकिस्तान का जो कौन सा कटास राज मंदिर है, संभवतः लाहौर के पास है, कटास राज मंदिर जो अस्त व्यस्त पड़ा था, अरे कहीं इसमें सरकार की गलती थोड़ी है, यहाँ मुसलमानों की गलती थोड़ी है, क्योंकि यहाँ कोई दर्शन करने नहीं आता, तो फिर जाहिर सी बात है कि मंदिर तो उजाड़ रहेगा ही। ये इस तरह से पाकिस्तान के तेल लगा रहा था पाकिस्तान के चेहरे पे। लेकिन अब ये भी सामने आया है, और जो जैसे पकड़े गए यूट्यूबर, सरकार को इस आदमी का भी पूरी तरीके से इसकी बड़ी गहन जांच, फॉरेंसिक जांच करानी चाहिए। ये इनसे बड़ा एजेंट है पाकिस्तान का, निश्चित मानिए मनीष जी, क्योंकि मैंने इसके 2-3 देखे। मैं केवल इसकी हरकतों पे, और जो इसको वहां जो लोग इसको एस्कॉर्ट कर रहे थे, कि इतना इसके ऊपर VIP ट्रीटमेंट, वहां के पाकिस्तानी नागरिक जिनका कोई लेना देना नहीं, और ये बिल्कुल राजा की तरह वहां घूम रहा था। और एक भी जगह इसने पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ, सेना के खिलाफ, उस समय मैंने सोचा था शायद हो सकता है ये क्योंकि दौरा कर रहा है तो इसको डर लग रहा हो कि मुझे बंद ना कर दे। लेकिन अब जब ज्योति मल्होत्रा पकड़ी गई है, इसको तो मैंने देखा ही नहीं कभी, तो अब समझ में आ रहा है कि ये आदमी, ये पूरी एक अलग फौज है जो पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित पोषित है, और पाकिस्तान इन पर मोटी रकम खर्चा कर रहा है। और ये लोग क्या काम कर रहे थे, ज्योति मल्होत्रा से पता चला, देविंदर सिंह से पकड़ा गया है, नोमान अली पकड़ा गया है, और इस डॉक्टर, यात्री डॉक्टर, इसको भी पकड़ के इस पर लठ बजे और इसको भी पकड़ के गिरफ्तार करे, तब ये भी उगलेगा कि इसके क्या क्या संबंध है, क्या क्या कनेक्शन है। क्योंकि कटास राज मंदिर पर जो इसकी रिपोर्ट थी, मैं उसी से मैं देखने लगा था। कटास राज मंदिर बहुत बड़ा मंदिर शंकर जी का था पार्टीशन से पहले। उस मंदिर को देख, उसकी इसकी रिपोर्ट देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि सारा दोष हिंदुओं का है, हिंदू वहां से छोड़ के भाग आए। तो ये मंदिर की दुर्दशा, इसको तोड़ फोड़ जो हुई है, इसके लिए हिंदू दोषी हैं। मुसलमान बेचारे तो बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल एकदम देवता की तरह है। मैं उसी समय समझ गया था कि ये आदमी क्या है, और अब क्योंकि नंगे होकर सामने आ रहे हैं तो इसकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ऋतिक जी लिख रहे हैं कि भाई बहुतों का व्यूअरशिप गिर गया है, लेकिन सर महत्वपूर्ण ये है कि ये जिनके नाम हमने लिए, अभी जो सरकार जिनके ऊपर कार्रवाई कर रही है, ये सब तो 2-2 कौड़ी के चिरकुट हैं। यही सब बात तो शाहरुख खान बोलता रहा है, यही बात तो बौना बोलता रहा है, और यही काम तो जो आपको पारा करता रहा है, यही काम तो सनसनीबाज कर रहा है। तो सनसनीबाज और ये सब तो पत्रकारिता का और फिल्म इंडस्ट्रीज का आवरण ओढ़े हुए है। ये चिरकुट चुट्टे तो पकड़े जाएंगे। देश की नजर इस पर भी है। लोग नाराज इस बात को लेकर रखे हैं, जिनको हमने स्टार बनाया, तीनों खान, इनने अब तक चुप्पी लगा। हमने सबसे पहले हम लोगों ने इसको उठाया था। आज देखा हमने कि वो अदालत लगाने वाला संपादक के चैनल पर से लेकर के सोनिया के देवर के चैनल पे जो वो महिला है, वो भी इस इशू उठाया, वो वायरल हो रहा है कुछ चीजें। अब अदालत लगाने वाले संपादक ने कैसे उठा लिया? अदालत
अदालत लगाने वाला संपादक तो अपनी जवान से तलवे चाटता है। उसके चैनल के किसी रिपोर्ट का कोई रिपोर्ट उसका चैनल वो कैसे बोलेगा? वो तो तीनों भाड़ों के साथ नाचता है, तो वो तो भजन गाने वाला है। मुझे लग रहा है इन सबकी भी डिटेन होनी चाहिए। इसीलिए इस देश को इस बात को लेकर के चिंता है कि जिनको हमने स्टार बनाया, आखिर वो पाकिस्तान पर, क्योंकि इन्हें लगता है कि कल फिर कहीं रिलेशन ठीक होंगे तो हमारे व्यूअरशिप वहां बढ़ेंगे, हमारे दर्शक वहां होंगे, क्योंकि ये फिल्म तो बनाते बेसिकली उन्हीं के लिए। तभी तो इन फिल्मों में बनिया जो है वो बेईमान होता है, पंडित जी जो हैं वो दुष्कर्मी होते हैं, ठाकुर जो होता है अत्याचारी होता है, लेकिन एक आतंकवादी जो होता है वो बड़ा सदविचारी होता है। जो आतंकवादी मिजाज की मानसिकता वाला मजहब है वो सदविचारी होता है। ये बॉलीवुड इसीलिए कहानी गढ़ता रहा ताकि पाकिस्तान में भी चलता रहे सब कुछ। मनी जी बताओ, पिक्चर आई थी गंगा की सौगंध, अमिताभ बच्चन की थी, और उसमें जो है 4 कैरेक्टर होते हैं, और चारों कैरेक्टर में कोई और नाम नहीं थे। जो ब्राह्मण था उसका नाम पंडित था, जो ठाकुर था उसका नाम ठाकुर था, जो बनिया था उसका नाम लाला था, और जो दलित था उसका नाम कल्लू था। इसको जरा गौर करें दर्शक कि दलित का नाम कल्लू था, और अमिताभ बच्चन उस पिक्चर का हीरो था, फर्जी नायक। और वो बाकायदे चिता से निकाल के डंडा अपने हाथ से वो चोटी जलाता है। और उस पिक्चर को बनाने वाले का नाम था सुल्तान अहमद, ये याद रखिएगा। और ये जरा गौर करिए कि वो पंडित जी बड़े हरामी, ठाकुर बड़ा हरामी, बनिया बड़ा हरामी, और वो कल्लू बिल्कुल एकदम मानवता का पुतला। और वो एक रहीम चाचा उसमें भी है मनीष जी, उसमें भी एक रहीम चाचा है गंगा की सौगंध में भी। वो ऐसा लगता है कि भगवान के बाद वही इस धरती पे पैदा हुए कि रहीम चाचा कल्लू के साथ हमेशा खड़े रहते थे। बाकी ये सब, और ये गंगा की सौगंध आज से 77-78 में पिक्चर आई थी। तो 50 साल से हमारे आपकी नसों में जहर घोला जा रहा है, तो इतनी जल्दी ये नहीं जाएगा। अभी थोड़ी जागरूकता आनी शुरू हुई है, इस जागरूकता को बनाए रखिए। और हो सकता है कल हम लोग इस पर कोई बात करें। हम लोग एक खानों पे अटके रहते हैं, एक बड़ा तगड़ा हमला हम लोगों के ऊपर हो रहा है उसी बॉलीवुड से और इसी टेलीविजन की इंडस्ट्री से, जो जिसको सीरियल आते हैं, उस पर हम लोग अगर मौका होगा तो कल बात करेंगे इस पर। चलिए बिल्कुल। अब देखिए, सिंह साहब कह रहे कि फडणवीस की अर्धांगिनी के कारण ही बहुत सारे देशद्रोही बच रहे हैं। बॉलीवुड के भाड़ों से भी उनके संबंध है। फडणवीस की इसका मैं बराबर का जिम्मेदार आरएसएस को मानता हूं, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार आरएसएस की बदौलत है। अगर देवेंद्र फडणवीस आज महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना बैठा है तो आरएसएस की बदौलत है। और इसीलिए वो आदमी अहंकार से भर गया है कि मैं कुछ नहीं करूंगा किसी देशद्रोही के खिलाफ, किसी सनातनी के खिलाफ, जो मेरा कौम क्या उखाड़ लेगा। तो आरएसएस जरा इसकी चूल्हे कसे, आरएसएस जरा इसकी मुश्कें कसे, आरएसएस इसको बताए कि देश पहले बड़ा है, तुम नहीं बड़े हो। जो ये अपनी औकात भूलकर आज की तारीख में अपने आप को देश से बड़ा समझने लगा है। और रणवीर इलाहाबादिया, इससे नंगा उदाहरण मिल नहीं सकता कि पूरे बंबई की पुलिस मिलकर उसको 25 दिन तक ढूंढ नहीं पाई मनीष जी, और उनमें से किसी एक बाढ़ को नहीं ढूंढ पाई, ना एक गिरफ्तार करना तो बड़ी दूर की बात रही। तो ये सेटिंग जो है, ये 140 करोड़ लोगों की आंखों में जो धूल झोंक रही है महाराष्ट्र की सरकार, ये देश समझ रहा है इस बात को। ऐसा नहीं कि तुम देश की आंखों में धूल झोंक रहे हो कि पुलिस ढूंढ रही है, उसको मिलने रहा, जैसे वो कोई इलाहाबादिया ना हो गया, वो कोई डॉन हो गया, कोई इंटरनेशनल डॉन हो गया कि पूरे देश की पुलिस मिलकर उसको तलाश नहीं पा रही। तो ये इस तरह का खेल तुमने पहले सुशांत सिंह राजपूत के समय में खेला और अब तुम फिर वही खेल खेल रहे हो। बिल्कुल, देश सब समझ रहा है। इसलिए आस्तीन के सांप जो पकड़े गए वही नहीं है, अभी जो जिन्हें पकड़ा जाना है, जिनके ऊपर से नकाब नहीं हटा है। आरएसएस के लिए भी चेतावनी है कि 2024 के बाद एक माहौल बना था, पूरे देश में माहौल बना, अपनी ताकत दिखाई, एक बार फिर प्रशंसा के सुर होने लगे। लेकिन जब इस तरह की करतूतें, इस तरह के कुकर्म, और ये दुनिया जानती है कि देवेंद्र फडणवीस माने आरएसएस, और इसी तरह के लोग जब थुकाएंगे तो करेंगे, तो जिस तरह से साख साल भर के अंदर बन गई थी, साख जो है साल भर के अंदर मिट्टी में भी मिलेगी जैसे पहले मिली थी। तो ये आरएसएस में बैठे लोगों को, जिम्मेदार लोगों को तय करना है कि इस तरह के लोगों को, जो अहंकार रावण की तरह जिनके सर पे अहंकार सवार हो गया है, इस तरह के अपराधियों को, इलाहाबादिया जैसे अपराधियों को खुली छूट दे रहे हैं कि जाओ सनातन को रोक दो, इस देश को रोक दो। तो फिर आरएसएस को ऐसा नहीं है कि आरएसएस को लौह कवच है, एक ही साल के अंदर अपनी स्थिति समझ में आ जाएगी, एक ही साल के अंदर।